लेक्चर 6 नॉन इनर्शियल फ्रेम्स या सूडो फोर्सेस भी जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं। अभी तक हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे थे सारे इक्वेशंस, एक्सेलरेशन, कंस्ट्रेंट सब एक अर्थ के रेफरेंस में हम लोग एनालाइज कर रहे थे मोशन। पर कई बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब हमको मोशंस ऐसे फ्रेम में एनालाइज करना होगा जो कि इनर्शियल नहीं होगा, जो कि खुद किसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। उन सारे फ्रेम्स की स्टडी नॉन इनिशियल फ्रेम्स में आती है और उसमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फोर्स जो स्टडी करेंगे दैट इज सूडो फोर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम बोलते किसे हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते किसे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी स्टडी की वो सब इनर्शियल फ्रेम था, पर अगर तो डेफिनेशन पे आए तो डेफिनेशन इसकी ये होती है कि अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इफ इन अ frame of reference if in a frame of reference on a given पार्टिकल या बॉडी जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो, अगर तो समेशन एफ नेट फोर्स उस पर ज़ीरो आ रहा है और इससे आपको नेट एक्सेलरेशन भी ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, देन इट इज़ इनर्शियल फ्रेम। कहने का मतलब अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी की थी हम लोग यही बोल रहे थे राइट, कि अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे ज़ीरो होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो क्या अनसेट था इसमें? अनसेट यही था कि हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे थे, तो अर्थ को इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है। तो इनर्शियल फ्रेम की बेसिक डेफिनेशन यही है कि किसी भी पार्टिकल या बॉडी को अगर आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज कर रहे हो, आपने अगर पाया कि उस पार्टिकल या बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो है और उसके एज अ रिजल्ट उस पर एक्सेलरेशन भी उसका ज़ीरो है, दोनों चीज़ अगर है मतलब नेट फोर्स ज़ीरो हो रहा है और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है साथ में, तो उस फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, अर्थ को इनर्शियल फ्रेम माना जाता है। अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम की एक खास प्रॉपर्टी, इनर्शियल फ्रेम। अब अर्थ एक हमारा इनर्शियल फ्रेम हो गया, अब हमें किसी फ्रेम को एनालाइज करना है अर्थ के रिस्पेक्ट में कि वो इनर्शियल है कि नहीं इनर्शियल है। तो अगर उसका एक्सेलरेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में ज़ीरो है तो वो इनर्शियल फ्रेम होगा। इनर्शियल फ्रेम, तो इस चीज़ को भी आप लिख लीजिए, any frame which has zero acceleration with respect to earth। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये ज़रूरी है। अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ज़ीरो है देन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल फ्रेम, दैट इज इनर्शियल। तो उस फ्रेम को भी हम लोग इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये तो हमारा लमसम था इनर्शियल फ्रेम, कि किसी भी फ्रेम में अगर नेट फोर्स ज़ीरो है और उसके एज अ रिजल्ट एक्सेलरेशन भी किसी पार्टिकल या बॉडी का ज़ीरो हो जाता है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, तो ऐसे फ्रेम को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है। अब किसी भी फ्रेम को आपको एनालाइज करना है कि बताना भाई ये इनर्शियल है कि नहीं, तो आपको क्या देखना होगा कि अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका, या किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी गिवन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी फ्रेम का अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वो फ्रेम आपका इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। एनी फ्रेम विच हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या कोई इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ज़रूरी नहीं अर्थ है, कोई आपको फ्रेम अगर ए दे दिया, इसको मैं यहाँ से समझाता हूँ। सपोज करिए दूसरे पेन से, अगर आपका ये एक फ्रेम है, ठीक है, और ये आपका इनर्शियल है,
और ये फ्रेम ए है और ये फ्रेम बी है, इसके रिस्पेक्ट में ए बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी आपका इनर्शियल है, इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि ए आपको ऑलरेडी गिवन है इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। अब ए अर्थ भी हो सकता है और कोई दूसरा इनर्शियल फ्रेम भी हो सकता है। तो ये था आपका इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं? तो जो डेफिनेशन उसकी थी ठीक इससे ऑपोजिट। इफ in a frame of reference, if in a frame of reference on a given particle या बॉडी, जिस पार्टिकल या बॉडी की आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आपने पाया क्या क्या, अगर कुछ भी इनमें से समेशन एफ अगर ज़ीरो आ रहा था बट एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो आया, मतलब नेट फोर्स तो ज़ीरो है लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन है, और समेशन एफ आपका नॉन ज़ीरो है, मतलब उस पर नेट फोर्स एक है कुछ, राइट, बट फिर भी आपको मिला कि एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो आ रहा है, देन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल, फ्रेम्स इज नॉन इनर्शियल। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। तो कहा गया कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप बैठ गए, आपने किसी पार्टिकल या बॉडी की स्टडी करना शुरू किया, अगर आपको इन दोनों में से कोई कंडीशन मिली कि उस पार्टिकल या बॉडी पे या तो नेट फोर्स ज़ीरो है फिर भी एक्सेलरेशन है, या नेट फोर्स नॉन ज़ीरो है फिर भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है, अभी तक ऐसा हम देखे नहीं अभी, क्योंकि हम लोग सारे इनर्शियल अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे थे, पर आगे ऐसे केसेस आएंगे तो इनको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इनकी एक खास बात होती है कि ये इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, these frames move with an acceleration with respect to an inertial frame। ठीक है, तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपका एक फ्रेम ए दिया है दैट इज इनर्शियल, और ये आपका दूसरा फ्रेम दिया है बी। ठीक है, अब कहा गया कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब हो जाएगा कि बी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, बस ये सिंपल सा मतलब है। तो अगर अर्थ के रिस्पेक्ट आप इनर्शियल, अगर अर्थ ए को अर्थ ले लो, अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई अगर ट्रेन चल रही है किसी एक्सेलरेशन से, तो ट्रेन क्या हो जाएगी? नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो एग्जांपल लिख सकते हैं, अ ट्रेन मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन a with respect to earth is a non inertial frame। ठीक है, is a non inertial frame। ठीक है, तो ये था हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन। तो अगर आप ऐसे सोचो, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी या कोई भी, है ना, यूनिवर्स में कुछ भी नॉन एक्सेलरेटेड नहीं है, सब किसी ना किसी एक्सेलरेशन से कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं, बट फिर भी हमारे स्टडी के लिए फिजिक्स में हम लोग अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम मानते हैं और बाकी सारे का कंपैरिजन उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, हालांकि अर्थ भी मूव करती है, सर्कुलर मोशन है तो वो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन फिर भी हम अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। ठीक है, और बाकी सारे फ्रेम्स जिसका हम कंपैरिजन करते हैं अर्थ के साथ, देखते हैं क्या अर्थ के रिस्पेक्ट में वो एक्सेलरेटेड है, अगर एक्सेलरेटेड है तो उसको बोल देंगे नॉन इनर्शियल,
अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर नॉन एक्सेलरेटेड है तो बोल देंगे दैट इज इनर्शियल। ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको एक समराइज कर लेते हैं सिंपल से भाषा में। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम्स में हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, ठीक है, और v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा अर्थ, ठीक है। या तो v कांस्टेंट होगा या एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। ओके, v एक्सेलरेशन ज़ीरो में भी दो केस बन जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ज़ीरो में या तो v इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब रेस्ट वाला केस होगा, फ्रेम रुका हुआ है अर्थ के रिस्पेक्ट में, या v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। दोनों केस में ये इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका अर्थ या कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नॉन इनर्शियल का डेफिनेशन ऑब्वियसली आप लोग समझ ही गए होंगे, ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेटेड फ्रेम अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी होंगे उनको हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो इसमें या तो v का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या v का डायरेक्शन चेंज हो सकता है या बोथ, ठीक है। कहने का मतलब है v विल चेंज, ठीक है, चेंजिंग v। इसका एग्जांपल ट्रेन विथ एक्सेलरेशन, कार विथ एक्सेलरेशन, मून को आप बोल सकते हो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में मून एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो ये आपका नॉन इनर्शियल हो गया और इनर्शियल हो गया। तो आप देखोगे क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हो ज़ीरो तो बोल देना इनर्शियल, एक्सेलरेशन कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आ रहा है तो आप कह दोगे नॉन इनर्शियल, ठीक है। अब हम लोग की ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये सूडो फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक केस हम लोग लेते हैं कि भाई कोई लिफ्ट है, दिस इज योर लिफ्ट, ठीक है। लिफ्ट में सीलिंग से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है और जिससे एक मास हैंग कर दिया गया, ठीक है। ये फ्रिक्शनलेस मासलेस स्ट्रिंग है, ये सब गिवन है, ठीक है। मासलेस, फ्रिक्शनलेस, ठीक है। अब दो ऑब्जर्वर हैं यहाँ पे, एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे सिचुएटेड है, दूसरा ऑब्जर्वर जो इस फ्रेम में लिफ्ट में ही बैठ गया है, ठीक है। लिफ्ट क्या है, ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रही है, ठीक। तो कहा गया कि भाई m मास की FBD बनानी है, ठीक है, FBD ऑफ m मास। तो सबसे पहले a ने कहा कि मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो FBD जो है ऑफ m बाई a, ऑब्जर्वर a ने क्या FBD बनाई, FBD इसने क्या देखा, जो देखा वही बनाएगा। इसने बोला यह m मास है, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, और ये क्योंकि लिफ्ट का पार्ट है तो ये भी v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो इसने कहा भाई जब ये कांस्टेंट v से ऊपर जा रहा है तो नेट एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है इसका, ठीक है, एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है। तो उसने क्या किया, समेशन f को ज़ीरो कर दिया, ठीक है। तो t बराबर mg बोल दिया, ये ऑब्जर्वर ए ने बोला। अब कहा ऑब्जर्वर बी से कहा गया भाई तुम बनाओ, तो FBD ऑफ m बाई b, ठीक है। b ने क्या देखा, b जो देखेगा वही तो बनाएगा। तो उसने कहा कि भाई ये मास m है, इस पे नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट हो रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, यही दो फोर्सेस ने भी देखा, राइट।
पर इसको जो है, अब ये क्योंकि ऑब्जर्वर लिफ्ट में ही बैठा है तो इसको ये मास रेस्ट पे दिखेगा, राइट। ये थोड़ी ना इसको v वेलोसिटी से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो इसने बोला कि ये v इज इक्वल टू 0 है, इसका a भी 0 है। तो इसने भी वही बोला, इसने भी इसका नेट फोर्स 0 कर दिया, ठीक है, वेक्टर है ये। तो इसने भी कंक्लूजन यही निकाला कि t इज इक्वल टू mg। ऑब्जर्वर ए ने भी वही निकाला था, ऑब्जर्वर बी ने भी वही निकाला, तो यहाँ पर कोई इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। तो ये स्टैब्लिश हो गया कि t इज इक्वल टू mg। तो जब v लिफ्ट आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। अब एक केस लेंगे कि जब लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी, तब क्या इनके ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं, तो वो करके देखते हैं अगले स्लाइड में। तो पहला केस हम लोग लेंगे, लिफ्ट मूविंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट। अब ये पूरा सिस्टम ए नॉट से चल रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले केस में जिसमें ऑब्जर्वर बैठा है लिफ्ट में, क्या ये इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल है? ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है फ्रेम। इस फ्रेम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये फ्रेम ए है ग्राउंड, एंड दिस इज योर फ्रेम बी जिसमें ऑब्जर्वर है। तो फ्रेम बी भी क्या हो जाएगा? इनर्शियल, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। फ्रेम बी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बी जो है आपका, फ्रेम बी इज इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, एक इनर्शियल फ्रेम होगा। तो जब ग्राउंड भी इनर्शियल फ्रेम था और लिफ्ट भी इनर्शियल फ्रेम है, तो दोनों का कंक्लूजन सेम आ गया, टेंशन की वैल्यू mg आ गई। लेकिन अब इस केस में ऐसा नहीं होगा, देखते हैं कैसे। इसमें पूरा सिस्टम लिफ्ट जो है ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही थी। तो सबसे पहले ए ऑब्जर्वर ने बोला कि मैं जो है एफबीडी बनाऊंगा, फ्रेम ए जो कि ग्राउंड है और फ्रेम बी आपका लिफ्ट है। तो एफबीडी ऑफ एम बाई ए जो कि ग्राउंड पे सिचुएटेड है। इसने बोला भाई ये मास m है, ऊपर इस पे टेंशन T लग रहा है, नीचे इस पे mg लग रहा है, और ये ऊपर की तरफ ए नॉट से जा रहा है। भाई इसको तो ए नॉट से जाता हुआ दिखेगा लिफ्ट के साथ। तो इसने क्या इक्वेशन बनाई? T माइनस mg इज इक्वल टू m ए नॉट, यही तो बनाएगा इक्वेशन, ठीक है। अब B बोला मैं भी बनाऊंगा FBD, तो FBD ऑफ m बाई B। अब B वही तो बनाएगा जो इसको दिख रहा होगा यहाँ से। तो जब ये पूरा लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और बी उसी लिफ्ट में बैठा हुआ है, तो बी मास को रेस्ट में देखेगा, राइट, उसको रेस्ट कंडीशन में दिखेगा। तो यहीं पर ये गेम चेंज हो जाता है। इसने बोला ये मास m है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन T लग रहा है, तो ए 0 बना दिया इसने कि भाई रेस्ट के कंडीशन में ये तो, ठीक है। तो इसने जो इक्वेशन बनाई वो बनाई T इज इक्वल टू mg। इसने फिर से वही इक्वेशन बना दी इसके रिस्पेक्ट में, तो यही है। पर हम लोगों ने देखा भी ग्राउंड अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या बना था, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉट। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों टर्म में एम ए नॉट, इसी को आगे हम लोग सूडो फोर्स बोलेंगे। और उसको अभी उस पर जंप करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब B के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं इसकी एफ बी डी, तो वो गलत आ रहा है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। T इज इक्वल टू एम जी आएगा तो रेस्ट पे हो जाएगा, पर आप अर्थ के रिस्पेक्ट में देखो ये रेस्ट पे नहीं है, ये तो एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो आप वैल्यू निकालोगे टेंशन की, वो आ जाएगी एम जी प्लस एम ए नॉट, और यहाँ से टेंशन की वैल्यू एम जी ही आ रही है, विच इज़ लेसर, है ना, ऊपर वाले से टेंशन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो ये गलत टेंशन रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर बी जो है गलत टेंशन रिपोर्ट कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत हो रहा है ये? क्योंकि अब इसमें ये वाला टर्म मिसिंग हो जा रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रेम बी आपका इनर्शियल फ्रेम नहीं है, ठीक है। फ्रेम बी हैज एन एक्सिलरेशन ए नॉट
इसका मतलब दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ये जो हम लोगों ने लगाया, फोर्स बैलेंस इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। कितने टर्म का डिफरेंस आ रहा है, एम ए नॉट का। एम ए नॉट को हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। अभी हम समझेंगे इसको, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी बस समझ लीजिए कि ऑब्जर्वर ए ने जो टेंशन रिपोर्ट किया, टी ए बोलते हैं उसे, दैट इज एम जी प्लस एम ए नॉट। ऑब्जर्वर बी ने जो टेंशन रिपोर्ट किया उसको टी वी बोलेंगे, दैट इज ओनली एम जी, जो कि गलत होगा, ठीक है। अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी ऑब्जर्व करोगे वो ट्रू होगा। बी के रिस्पेक्ट में गलत हो जाएगा, क्योंकि बी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। ये लिफ्ट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना ये गलत हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में हम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते न्यूटन्स लॉ की, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए गलत हो जाएगा इन बी, इन फ्रेम बी। अब बात आएगी कि हमें लेकिन अपनी बी से ऑब्जर्व करना, जब किसी भी आगे फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो हर चीज़ें अर्थ के रिस्पेक्ट में एनालाइज करना इजी नहीं होगा। तो इट विल बी बेटर टू एनालाइज इन फ्रेम बी। तो उस केस में ये न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए वैलिड कराने के लिए हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो उस जुगाड़ को ही हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। तो आगे हम लोग समझेंगे। अभी पहले समझ लेते हैं कि मूविंग अगर डाउन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट है, तब भी क्या यही वाला केस बन रहा है जो ऊपर वाले केस में था। तो फिर से आप लोग क्या करोगे, एफ बी डी ऑफ एम बाई ए। ए आपका फिर से बोलेगा कि नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ टेंशन, और पूरा सिस्टम ए नॉट से नीचे आ रहा है, तो ये बोल देगा टी नॉट टी, एम जी आएगा ना पहले, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए नॉट। तो टी आपका आ जाएगा एम जी माइनस एम ए नॉट। टी ए बोलते हैं ऑब्जर्वर ए ने ये टेंशन रिपोर्ट किया स्ट्रिंग में, ठीक है, इसको फर्स्ट। अब एफ बी डी ऑफ एम बाई बी, बी क्या देखेगा, बी इसको रेस्ट पे देख रहा होगा, राइट, क्योंकि उसी फ्रेम में बैठा हुआ है वो, और ये रेस्ट पे है। तो बी ने रिपोर्ट किया एफ इक्वल टू एम ए लगा के कि टी बराबर एम जी। फिर से इसने तो हर केस में यही रिपोर्ट कर रहा है, टी इज इक्वल टू एम जी। अगेन ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर एम ए का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, एम ए नॉट का डिफरेंस आ रहा है। बी इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, देयरफॉर टी बी इज नॉट इक्वल टू टी ए, ठीक है। टेंशन बी की वैल्यू टेंशन ए के बराबर नहीं आई, ठीक है। इन बी समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये होल्ड नहीं करेगा लॉ। और फिर से एम ए नॉट का जो एडिशनल टर्म है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, इसको हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। अभी समझेंगे इसे, ठीक है। अब जो टेक अवे बना वो ये है कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम जो कि लिफ्ट का केस था हमारे में, बी फ्रेम, वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो उसमें हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये होल्ड नहीं करेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपैरेटिवली इजी हो जाती है अगर हम उस फ्रेम में बैठ के उस बॉडी को ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें। तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ता है न्यूटन सेकंड लॉ को वैलिड करने के लिए। उसी जुगाड़ का नाम है सूडो फोर्स। टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, एन इमेजिनरी फोर्स,
ठीक है। इमेजिनरी मतलब रियल में नहीं होती, रियल में वही है जो अर्थ के रिस्पेक्ट में है, पर क्योंकि हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि इमेजिनरी फोर्स एक्ट कर रही है उस बॉडी पे, जिसका नाम है सूडो फोर्स, इज अप्लाइड टू द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड। जिस बॉडी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर सूडो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? जस्ट टू राइट दिस इक्वेशन F इज इक्वल टू ma। अभी देखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है बॉडी जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका मास। ठीक है, और उसमें एक्सेलरेशन फ्रेम का अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जिस फ्रेम जो फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम जिस एक्सेलरेशन से चल रहा है उसमें उस बॉडी का मास इंटू करके वो फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू ma। देखो, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, मतलब कि अगर तो फ्रेम आपका ऊपर की तरफ a0 से जा रहा था तो उस बॉडी पे ma0 का फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई होगा, ये एक सूडो फोर्स होगा। इसको इमेजिनरी सूडो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सूडो का मतलब ही होता है नॉन रियल। ठीक है, नॉन रियल या इमेजिनरी मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये इमेजिनरी है। ठीक, तो अब ये वाला केस देख लेते हैं वापस से। तो ये लिफ्ट आपकी वाला केस लेते हैं जिसमें a0 से ऊपर चल रहा था। ठीक है, फिर से बनाते हैं FBD ऑफ m बाई a। सबसे पहले a से बना के हम लोग जो रियल में होता है उसको लिख लेते हैं। दिस इज योर mg, दिस इज योर t, और सिस्टम जा रहा है a0 से, तो क्या हो जाएगा t माइनस mg बराबर ma0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखते हैं b के रिस्पेक्ट में क्या बनती है जो हम लोग सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। FBD ऑफ m बाई b। अच्छा, अब देखिए, अब बहुत ध्यान से देखो, ये मास m है, इस पे नीचे mg एक्ट कर रहा है, ऊपर टेंशन एक्ट कर रहा है। इसको तो ये रेस्ट में दिख रहा है, तो a बराबर 0 इसने रिपोर्ट कर दिया रेस्ट में। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो एक सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। सूडो फोर्स मैंने क्या बोला कि मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, तो m टाइम्स a0 होगा। डायरेक्शन क्या होगी? फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो इसका एक्सेलरेशन फ्रेम का ऊपर की तरफ है, तो इस पर सूडो फोर्स बॉडी पे जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं नीचे की तरफ लगेगी। तो इस पर आप नीचे एक ma0 का सूडो फोर्स लगा दीजिए। ma0 को बोलेंगे ma0 को बोलेंगे सूडो फोर्स। ये तब लगाना है सूडो फोर्स जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के। यहाँ पर फ्रेम बी जो है आपका, दिस इज फ्रेम बी, ये एक नॉन इनर्शियल है क्योंकि a0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो ये चीज़ लिख लीजिए आप, फ्रेम बी इज मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a0, therefore it is नॉन इनर्शियल। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, when we observe m with respect to frame b, we apply a pseudo force। ठीक है, ma0 डाउनवर्ड्स अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, इसको अप्लाई करते हैं। तो यही ma0 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी दैट बिकम्स t इज इक्वल टू ma0 प्लस mg, तो बन जाएगा t माइनस mg इज इक्वल टू ma0। तो ये जुगाड़ था, सूडो फोर्स आपने लगा के न्यूटन्स लॉ आपने वैलिड करा दिया यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसी को हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं ma0 को। ma0 इज कॉल्ड सूडो फोर्स। ये लगा के अब हम अपना न्यूटन सेकंड लॉ इस पर वैलिड करा दिया मैंने। ठीक है, तो दोनों से सेम इक्वेशन बनी। तो अब आप चाहे अर्थ के रिस्पेक्ट में FBD बनाओ तो ये बनेगी। जब फ्रेम बी के रिस्पेक्ट में आप एनालाइज करोगे, जो कि अब आप देखोगे आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत आसान हो जाएगा इससे,
आपको क्या करना है, बस एक सूडो फोर्स एडिशनल अप्लाई कर देना है, ठीक है, और सारी इक्वेशन आपकी यूं ही आ जाएगी सेम, ठीक है। तो ये खेल था सूडो फोर्स का। अब कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं, इजी इजी। चलिए देखते हैं। ये एक कार है जो कि ए नॉट एक्सेलरेशन से आगे की तरफ चल रही है, ठीक है। इसके सीलिंग से एक मास m को हैंग कर दिया गया। क्या हुआ कि ये थीटा डिग्री पे अलाइन हो गया, स्ट्रिंग जो है थीटा डिग्री एंगल बना रही थी। तो आपसे पूछा गया कि बताओ भैया ये थीटा एंगल क्या होगा। ये थीटा एंगल इस ऑब्जर्वर को दिख रहा है जो कि इस कार में ही बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर ए, फ्रेम ए। तो सबसे पहले आपको ये बताना है फ्रेम ए इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। तो फ्रेम ए क्योंकि एक्सेलरेशन ए नॉट से आगे जा रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसलिए फ्रेम ए आपका नॉन इनर्शियल है। तो पहला पॉइंट आप यही लिख लो, फ्रेम ए इज मूविंग with an acceleration a naught with respect to ground, therefore frame A is non inertial। अब क्योंकि फ्रेम ए नॉन इनर्शियल है तो जब फ्रेम ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे जो कि ऑब्जर्वर ए कर रहा है फ्रेम ए में बैठ के, तो हमें इस पर सूडो फोर्स लगाना होगा, ठीक है। सो while observing from frame A we have to apply सूडो फोर्स, ठीक है। अब हम इसकी एफबीडी बनाएंगे। तो ऑब्जर्वर ए ने इसकी एफबीडी कैसे बनाएगा ये देखो। ये मास है क्योंकि ये स्ट्रिंग अटैच था इस पे, ठीक है। तो इसमें टेंशन टी बोला इसने ऐसे, ये एंगल थीटा है, ये इसका वेट mg नीचे एक्ट हो रहा होगा, ठीक है। और एक सूडो फोर्स क्या लगेगी, एम ए नॉट, एम इसका मास है, ए नॉट फ्रेम का एक्सेलरेशन है, और डायरेक्शन क्या होगी, फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। फ्रेम का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो इस पर सूडो फोर्स पीछे लग जाएगी, m टाइम्स ए नॉट, ठीक है। ये हो गया इसका एफ बी डी। एफ बी डी हो गया तो आप इक्वेशंस लिख सकते हैं। ये मैंने x डायरेक्शन मान ली, ये मैंने y डायरेक्शन मान ली, और ये जो इस ऑब्जेक्ट है ये इसको रेस्ट पे दिख रहा होगा क्योंकि ये इसी फ्रेम में बैठा है जिस फ्रेम में ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आपको रेस्ट की कंडीशन में दिख रहा है। रेस्ट की कंडीशन में दिख रहा है तो समेशन पहले एफ एक्स की वैल्यू 0 कर दीजिए, तो क्या बनेगा, रेस्ट में यहाँ लिख लेता हूँ, टी का कंपोनेंट कर लीजिए, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो ये वाला एंगल अगर ये टी है तो ये टी कॉस थीटा होगा और ये टी साइन थीटा होगा, ठीक है। अब आप एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करोगे तो आएगा आपका टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट, और समेशन वाई एफ इज इक्वल टू 0 करोगे तो आएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। आपसे कहा गया है थीटा फाइंड करने को, क्या करो डिवाइड कर दो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट अपॉन, सॉरी स्मॉल एम ही है, एम जी।
तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स A0 अपॉन जी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आप ए के रिस्पेक्ट में इसको ऑब्जर्व करोगे इस सॉर्ट ऑफ पेंडुलम बोलने से, तो ये आपको थीटा एंगल पे इंक्लाइंड दिखेगा वर्टिकल से। ठीक है, एंड दिस इज हाउ, देखो आप ऑब्जर्वर एक जब इस पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो तो कितने आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस आपको एक सूडो फोर्स अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, ये इसकी वर्किंग है सूडो फोर्स की। आपको क्या करना है, उसी फ्रेम पे बैठ जाना है। उस फ्रेम पे बैठोगे तो आपको ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखाई देगा। सारे फोर्सेज एज इट इज ड्रॉ कर लेना है, एक एडिशनल सूडो फोर्स और लगा देना है, और सारी इक्वेशंस फोर्स बैलेंस की आप लिख देंगे। ठीक है, जो बॉडी इन इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा केस लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ये अल्फा कितना है। ठीक है, हाउ मच इज दिस अल्फा। ये जो ब्लॉक, ये जो कार है आपकी, अब ये इंक्लाइंड प्लेन पे जो कि थीटा एंगल बना रहा है प्लेन, उस पे A0 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, और इस ये जो वर्टिकल से एंगल इसका दिख रहा है, सेम पिछले वाली प्रॉब्लम है, बस अब ये इंक्लाइंड पे चल रही है ना कि प्लेन पे चल रही है। फिर से आपसे अल्फा पूछ रहा है। आप क्या करो, फिर से आप ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा दो। ठीक है, जैसे ही आप ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठाओगे तो आपको ये रेस्ट में दिखने लगेगा। दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर थीटा। ठीक है, अब इसकी FBD बनाते हैं हम लोग। ये A0 है। ये था राइट। तो सबसे पहले इसमें टेंशन T दिखा दीजिए आप। ये एंगल अल्फा है, तो हम लोग इस इंक्लाइंड प्लेन और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही लेंगे एनालिसिस के लिए। दिस x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। सारे फोर्सेस हम लोग ऐसे ही रिजॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा T cos ऑफ अल्फा, क्योंकि ये भी अल्फा होगा, और ये मेरा बन जाएगा T साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, अच्छा, इसका मास m है दिया, तो ये मेरा नीचे की तरफ, सॉरी इसको वर्टिकल बनाना पड़ेगा। ये मेरा एंगल थीटा दिया था, ये कुछ वर्टिकल यूं बनेगा mg, इधर वाला मेरा आ जाता है mg साइन थीटा, और इधर आ जाएगा mg कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब एक एडिशनल टर्म सूडो फोर्स हमें और अप्लाई करना है। वो क्या होगा, फ्रेम का एक्सेलरेशन दैट इज A0 नीचे की तरफ, तो हम लोग इसे इंक्लाइन में ऊपर की तरफ लगा देंगे इस पे। ठीक है, तो इसमें इधर की तरफ A0 लग जाएगा। अब अगर मैं इसको अलग से एक सेपरेटली बना दूं, ये सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं, एक्स समेशन, अब ये रेस्ट के कंडीशन में दिखेगा ऑब्जर्वर को। ऑब्जर्वर यहाँ ही सिचुएटेड है इसी कार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले समेशन fx की वैल्यू 0 कर दीजिए। एक्स डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस हैं, राइट साइड में ma0 और t साइन अल्फा, तो t साइन अल्फा प्लस ma0, लेफ्ट साइड में है mg साइन थीटा। ठीक, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। जब मैं समेशन fy इज इक्वल टू 0 करूँगा, FBD आपको बस ध्यान से बनानी है। एक तो ये टेंशन दिखा देना है,
उसका रिजॉल्व कर दो दोनों में, टी कॉस अल्फा टी साइन अल्फा में, क्योंकि इसका एंगल अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा आप एम जी ड्रॉ कर लीजिए, एम जी वर्टिकल में है, अब आपको पता ही है एम जी का एंगल ये थीटा है, तो ये वाला आपका एंगल थीटा हो जाएगा। बस एम जी को रिजॉल्व कर लीजिए, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा में, प्लस एक एडिशनल टर्म सूडो फोर्स अप्लाई कर देना है एक्सेलरेशन, फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एम ए नॉट मैंने ये दिखा दिया। अब एक्स और वाई हमने प्लेन के अलॉन्ग और प्लेन के परपेंडिकुलर मान लिया है, तो ऑब्जर्वर को ये अब मास जो है रेस्ट के कंडीशन में दिख रहा है, तो इस पर आप एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो करेंगे इस डायरेक्शन में तो क्या बनेगी, टी कॉस अल्फा बराबर एम जी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, एम ए नॉट और टी साइन अल्फा, नेगेटिव एक्स में क्या था, एम जी साइन थीटा, वाई डायरेक्शन में क्या है, ऊपर की तरफ टी कॉस ऑफ अल्फा और नीचे की तरफ एम जी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है आपको, और इसको बोल दीजिए रेस्ट में। अब यहाँ से आप ये इक्वेशन दोनों लिख लीजिए, ठीक। टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब मुझे बताना है अल्फ़ा क्या है, राइट, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले सारे टर्म को टी साइन अल्फ़ा यहाँ से निकाल लो आप, पहले में फ्रॉम फर्स्ट टी साइन अल्फ़ा हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट, और फ्रॉम सेकेंड है, ये मेरी एज इट इज सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, टी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा, इसको मैं थर्ड बोल रहा हूँ, ये तो सेकेंड है ही। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दो tan अल्फ़ा निकालने के लिए, तो थर्ड डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये सब स्मॉल है, मैंने गलती से कैपिटल बना दिया है, सबको बराबर ही लेना, और कोई मास है नहीं इसमें, ठीक है। एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट अपॉन एम जी कॉस ऑफ थीटा, एम कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस ए नॉट अपॉन जी कॉस थीटा। अब इसमें कंडीशंस कुछ बनेंगी, देखो ऊपर वाले में एक नेगेटिव टर्म आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव टर्म आ रहा है, तो पहला केस जो बनेगा, इफ जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन ए नॉट, ठीक है, इस केस में आ जाएगा tan अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0, है ना, ये टर्म आपका जी साइन थीटा का ए नॉट से बड़ा है तो ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगा, ये टर्म पॉजिटिव आएगा तो tan अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अल्फा आपका कितना आता है पॉजिटिव नंबर के लिए 10, तो ये आपका लेस देन 45 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री आएगा, एक्यूट एंगल आएगा ये, अल्फा आपका लेस देन, ये अल्फा को आप पॉजिटिव बोल सकते हो सिंपली, ठीक है, अल्फा इज विल बी एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है, अल्फा इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस लो, इफ जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट, इस केस में क्या tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब कि अल्फा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है, और वो उस नॉर्मल के अलोंग ही रहेगा, ठीक है, यहीं से वो लटका रहेगा, कुछ यूँ दिखेगा आपको, ठीक है, ये था जब जी साइन थीटा की वैल्यू ए नॉट हो गई, ठीक है। और तीसरा केस,
इफ g sin थीटा इज लेस देन ए नॉट, इस केस में tan अल्फा की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, tan अल्फा तुम्हारा लेस देन 0 हो जाएगा। जब tan अल्फा लेस देन 0 हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी, मतलब अब आपको इस केस में ये उल्टे डायरेक्शन में स्विंग होता हुआ दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह दिख जाएगा। ठीक है, अल्फा लेस देन 0 का ये केस हो गया। ठीक, तो 3 कंडीशंस बनेंगी। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव वाला तो आपको जैसा क्वेश्चन में था वही वाला है। जी साइन थीटा की वैल्यू जब ए नॉट होगी तो ये एकदम एग्जैक्टली नॉर्मल टू इंक्लाइन होगा, और जब जी साइन थीटा लेस देन ए नॉट है तो ये अल्फा निगेटिव आ जा रहा है, मतलब ये उल्टे डायरेक्शन में स्विंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस बनेंगे tan अल्फा की वैल्यू के लिए, ये आपका tan अल्फा होगा। ठीक है, तो ये था आपका सूडो फोर्स का एप्लीकेशन। एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। इसमें जो वेज है अपना, ये ए नॉट से आगे की तरफ जा रहा है, और वेज पे एक स्मॉल मास m है जो कि इस पर स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ a1 एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो कहा गया इसका इक्वेशंस लिखिए। तो भाई ये भी बना लेते हैं। अब इसको आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना, फिर इसका सोल्यूशन देखना। ऑब्जर्वर आपने इसी पे बैठा दिया, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। ठीक है, नॉन इनर्शियल, तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे ही बैठ के अब आप देख रहे हो, तो देखो क्या क्या लगेंगे। नीचे की तरफ mg रिजॉल्व कर लो, दिस इज योर थीटा, तो ये कितना होता था mg कॉस ऑफ थीटा, इधर क्या होगा mg साइन ऑफ थीटा। अच्छा, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसको सीधा बना लो। ठीक है, ये mg कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये वाला एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब एक टर्म आपको लगाना है इसमें सूडो फोर्स का, ए नॉट एम ए नॉट बनेगा उल्टे डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा एम ए नॉट। ठीक है, अब बताओ, आपको x और y आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, चाहो तो आप x इधर ले सकते हो, y इधर ले सकते हो, तो भी इक्वेशंस लिख सकते हो इस पे, क्योंकि ये तो आपको अब, ठीक है, या चाहो तो आप इंक्लाइंड के अलोंग एक एक्सिस ले लो x प्राइम, और इसके अलोंग इधर ले लो y प्राइम। ठीक है, तो बताइए अब कैसे लिखना है। ठीक है, चलो हम लोग, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन a1 दिया है इसके रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ, तो ये वाली एक्सिस लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली लोगे तो इसको डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि ये इससे हमारा इजी हो जाएगा ये एक्सिस लेने से, क्योंकि हमें a1 इंक्लाइन के अलोंग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम नहीं लेंगे, इसको लेने से हमें कोई फायदा नहीं है, तो इसी को हम लोग xy बोलते हैं। ठीक है, so this becomes my x axis and this becomes my y axis। तो y के अलोंग तो इसका एक्सेलरेशन है नहीं इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो समेशन एफ वाई को 0 कर दीजिए पहले, तो क्या बनेगा। अच्छा, पहले सूडो फोर्स को भी रिजॉल्व कर लो दोनों साइड में। देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये फिर से थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आएगा आपका, इसको मैं अलग से बना देता हूँ, ये n था, ये mg कॉस ऑफ थीटा था, ये mg साइन थीटा था। सूडो फोर्स का टर्म इधर क्या आएगा, एम ए नॉट कॉस थीटा आएगा, एम ए नॉट कॉस ऑफ थीटा, एम ए नॉट कॉस ऑफ थीटा, और
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, ma0 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब आप फोर्स बैलेंस कर लीजिए वाई डायरेक्शन में, तो आएगा आपका n प्लस ma0 साइन थीटा इज इक्वल टू mg कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, ए वाई की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये बन जाएगी पहली इक्वेशन। समेशन एफ एक्स करोगे तो वो हो जाएगा ma1। ठीक है, एक्स आपका इधर, एक्स आप इधर ले लो, क्योंकि ए के डायरेक्शन में ही एक्स ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। दिस योर एक्स। ठीक है, तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास टाइम्स इसका एक्सेलरेशन जो कि आपको दिया है, a1 इज विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, तो हम उसी पे बैठ के ऑब्जर्व करने लगे, तो हमें एक सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस वेज के एक्सेलरेशन इनटू मास ऑफ बॉडी के बराबर। वो हमने ऑलरेडी लगा दिया है, उसको रिजॉल्व भी कर लिया। अब जो इक्वेशन बनेगी उसको मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, क्या बनेगी, नेट फोर्स इधर की डायरेक्शन में क्या है, mg साइन थीटा प्लस ma0 कॉस थीटा इज इक्वल टू ma1। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और ये दो इक्वेशन से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो a1 आपको अगर निकालने को कहा इसमें तो कैसे निकालोगे, g साइन थीटा प्लस दिस इज a0 कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा a1 की वैल्यू। ठीक है, और अगर आपसे नॉर्मल पूछेगा तो नॉर्मल आप इस इक्वेशन से निकाल लो। ठीक है, ma0, दिस इज ma0। ठीक है, तो ये था आपका सूडो फोर्स लमसम में कैसे अप्लाई करना है। उस फ्रेम पे आप बैठ जाओ, फिर एक इमेजिनरी सूडो फोर्स अप्लाई कर दो, मास ऑफ द बॉडी टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बाकी प्रॉब्लम आप जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही एग्जैक्टली सॉल्व करनी है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, अब आगे कंटिन्यू करेंगे इसी पे हम। चलो।